स्वागत है आपका सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। 2020 एक ऐसा साल था जिसने सारे देशों की कह सकते हैं हम कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल दी थी। खास तौर पर हमारे देश को भी आईना दिखाने का काम करा कोरोना ने, जहां आज हम 2023 में पहुंच चुके हैं और इसके बावजूद भी हमें अपना जीडीपी का कुल खर्च बढ़ाना चाहिए था। हमारी सरकार ने ये खर्च घटा दिया। बहरहाल अब जरा गौर फरमाते हैं हमारे देश की मौजूदा योजनाओं पर। साल 2017 पे चलते हैं, जहां साल 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 लेकर आई गई। उसके सुझाव पर पीएमजे यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लेकर आई गई। योजना का सीधे तौर पर मकसद ये था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को एक मेडिकल इंश्योरेंस देना। अब ये पूरी योजना क्या है और क्या लागू हो पा रही है, और इस पर विस्तार से बात करेंगे। पर पहले इस योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आपको साझा करते हैं, क्योंकि बेहद जरूरी है कि हर साल योजना तो आती है, लेकिन वो योजना से जुड़ी आगे क्या कुछ काम हुआ उस पर भी रोशनी डालना बेहद जरूरी है। तो पीएम जन आरोग्य योजना जो है 2017 के अंदर आती है। 17 के अंदर ये योजना लेकर आई जाती है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत इसकी शुरुआत की जाती है। ये जो सुझाव है ये दिया जाता है। इसी बीच विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना कहा जाता है इसे, कि हम आपको इंश्योरेंस देंगे, सरकार द्वारा ये बात की गई। सोचिए, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना जो है इसे कहा गया। इसी बीच सेकेंडरी केयर के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बात जो है वे की गई इंश्योरेंस के तौर पर। इस योजना में सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं नहीं है, यानी कि आपको कुछ ही हार्ट की कोई आपको सर्जरी करानी है तो आप इस योजना के तहत नहीं करवा सकते, सुपर स्पेशलिस्ट यानी कि। इसी बीच केवल दवा और दैनिक उपचार, दवाओं की लागत और साथ ही डायग्नोसिस यानी कि आपको कोई बीमारी है या नहीं, ये सब कुछ इसके अंदर शामिल है। तो सरकार ने 2017 के अंदर ये योजना जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी के सुझाव के ऊपर लेकर आई गई। अब इसी बीच बालिकाएं, महिलाएं और साथ ही वृद्धजन इस पूरी योजना की प्राथमिकता है कि सबसे ज्यादा हम इसके ऊपर महिलाओं के ऊपर ध्यान देंगे, और महिलाओं के साथ साथ जो वृद्धजन है उसके ऊपर इस योजना के तहत ध्यान दिया जाएगा। अब ये केवल सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के लाभार्थी जो है वे होंगे। अब ये डेटा जो है 2011 के अंदर इसका आकलन किया गया था, तो 2011 के तहत ये योजना के लाभार्थी होंगे। अब इसी बीच केंद्र और विधायिका यानी कि हमारी जो सेंटर है और स्टेट गवर्नमेंट है इसकी फंडिंग शेयर करेगी, यानी 60 और 40 की जो ये रहेगी दोनों की रेशो, कि 60% योगदान इसकी फंडिंग के अंदर होगा सेंटर का और साथ ही 40% योगदान होगा स्टेट का। यूटी की जब हम बात करते हैं यानी कि जम्मू कश्मीर की अगर हम हाल ही में बात करें तो इसके अंदर 100% जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो केंद्र सरकार का रहेगा। तो इस तरीके से इस पूरी योजना को बनाया गया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ऐसी स्टेट्स के अंदर 90 से 10% यानी कि 90% योगदान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा और 10% जो योगदान है वो रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का। केवल और केवल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर इस तरीके से योजना लेकर आई जाएगी। तो योजना कहां तक पहुंची और ये योजना किस तरीके से आप इसको लाभ ले सकते हैं, इसका कई सारे आपके मन में सवाल होंगे। चिंता मत करिए, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। अरुणेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ है, सीईओ हैं आयुष्मान भारत उत्तराखंड से। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सर, ये योजना बहुत जरूरी थी और कहा जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी योजना इसको कह सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले नमस्कार मैडम, धन्यवाद आपने इस कार्यक्रम से मुझे शामिल किया। जो जैसा कि आपने अभी बताया है कि ये विश्व की सबसे बड़ी योजना थी जिसमें 10 करोड़ परिवार के 50 करोड़ फैमिली मेंबर्स को शामिल किया गया था। और जैसा आप जानते हैं 23 सितंबर 2018 से यह योजना राज्य पूरे संपूर्ण राष्ट्र में लागू की गई थी। उत्तराखंड में भी 23 सितंबर 2018 को ये योजना लागू हुई थी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के नाम से। लेकिन उत्तराखंड संभवतः पहला प्रदेश था जिसने अपने पूरे सभी नागरिकों को इस योजना में शामिल करते हुए जो बचे हुए नागरिक थे पीएमजेवाई के अलावा उनके लिए 25 दिसंबर 2018 को अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के नाम से एक नई योजना लागू की थी जिसमें बाकी के लोगों को शामिल किया गया था। आज उत्तराखंड में यहाँ का प्रत्येक निवासी इस योजना से आच्छादित है जी। और जिनका डेटाबेस में जो हमारे डेटाबेसेज है, एसईसीसी डेटाबेस है, हमारे पास राशन कार्ड का डेटाबेस है, हमारे पास पुरानी योजनाएं थी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। अगर कोई इन तीनों में से किसी में शामिल है तो वो लाभ लेने के लिए वो पात्र है। और मुझे बताने में खुशी होती है कि पिछले 4 साल में करीब 50 लाख कार्ड बन चुके हैं हमारे यहाँ जी।
दूसरा जो लाभ लेने वालों का नंबर है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तकरीबन 6.5 लाख प्रोसीजर्स पिछले 4 सवा 4 साल में हुए हैं। और इसके अलावा जो धनराशि व्यय हुई है वो तकरीबन 1250 करोड़ है, जो इस प्रदेश का साइज को देखते हुए काफी एक साइजेबल अमाउंट है। मैं थोड़ा आपका जो शुरुआत में आपका उसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा जी। ये जो योजना है 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष है, और इसके अंतर्गत भर्ती होने पर सभी प्रकार की बीमारी शामिल है, जिसमें सुपर स्पेशलिटी भी शामिल है। और मैं एक अपडेट आपको देना चाहूंगा कि जो हमारा प्रदेश है, यहाँ पर इसमें 5 लाख की सीमा के अंतर्गत किडनी ट्रांसप्लांट यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट ये भी शामिल शुरू हो चुका है। हमारे जो 2-3 हॉस्पिटल्स हैं, स्वामी राम, हिमालयन हॉस्पिटल, महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल, यहाँ पर 3 से 4 पेशेंट्स की योजना के तहत किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, जो एक बहुत बड़ी क्या और सर इस जीवनदायिनी योजना सेवा के है। माध्यम से कई सारे हमारे दर्शक होंगे, उनके मन में ये सवाल होगा, क्या अगर उन्हें प्राइवेट उपचार कराना है, क्योंकि एक इंश्योरेंस के लिए ये पूरी योजना है, तो क्या वो प्राइवेट के अंदर भी उपचार करा सकते हैं इस इंश्योरेंस योजना के तहत? बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं मैडम। पूरे पूरे कंट्री में 24,000 से ज्यादा अस्पताल इसमें शामिल हैं। उत्तराखंड की बात है, हमारे उत्तराखंड में भी अगर 102 हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, तो 122 हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी शामिल हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल में काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे मेदांता है, इसमें टाटा कैंसर हॉस्पिटल है। इस तरह के और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पर इलाज कराना काफी महंगा होता है, वहां भी वो भी हॉस्पिटल इसमें शामिल है। इसी बीच सर ये देखने को मिलता है कि ऐसा डेटा है कि कई सारे क्षेत्रों के अंदर 60% सेंटर जो है अपना फंडिंग का योगदान देती है और 40% जो है वो स्टेट का रहता है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं, जैसे वेस्ट बंगाल का एग्जांपल हम ले लें, या फिर हम ओडिशा की बात करते हैं, उन्होंने इनकार ही कर दिया इस योजना के साथ कि हम तो ये योजना लेंगे ही नहीं। तो कैसे एक साथ मिलकर चलने की बेहद ज्यादा जरूरत है? मैडम, जैसे चूंकि हम लोग उत्तराखंड को देख रहे हैं, नेशनल लेवल पे मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि किसी स्टेट ने इसको लिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट की अपनी स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स है। लेकिन हमारे जैसे उत्तराखंड है, ये 90-10 का स्टेट है, जिसमें 90% भारत सरकार फंडिंग करती है। और भारत सरकार भी केवल अपने जो लाभार्थी है, SECC जो स्टेट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की जो जनसंख्या 2011 की थी, वो उसकी फंडिंग कर रही है। बाकी की जो हमारी पॉपुलेशन है, करीब 12 से 12.5 लाख फैमिलीज, उनकी फंडिंग स्टेट अपने रिसोर्सेज से करती है। तो इसके साथ ही ये भी बहुत जरूरी सवाल हो जाता है, क्योंकि ये योजना है और योजना का हम एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, तो ताकि हर व्यक्ति तक ये योजना जा पाए और उस वर्ग के लिए जरूर जा पाए जिसके लिए योजना बनाई गई है, उसके लिए आप किस तरीके से कैंपेन चलाते हैं? इसमें मैडम हम लोग पिछले 4 साल से समय समय पर जो हमारा IC का कैंपेन है, हम प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, वर्कशॉप के माध्यम से, हॉस्पिटल्स में जो IC की एक्टिविटी है वो भी कर रहे हैं। और मैं इसका एक प्रमाण आपको देना चाहूंगा योजना की उत्तराखंड में लोकप्रियता का, कि जब ये योजना शुरू हुई थी, हम लोग हॉस्पिटल्स को रिक्वेस्ट करते थे कि आप अपने को पैनल कर लीजिए, हॉस्पिटल विलिंग नहीं थे। आज की डेट में ये प्रोसेस उल्टा हो गया है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे पास आते हैं तब हमको जोड़ लीजिए, और उनका ये कहना है कि अब हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उसमें से मैक्सिमम पे यानी 70 to 80% के पास आयुष्मान कार्ड होता है। तो उनका बिजनेस, अगर उसका बिजनेस इफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब योजना सक्सेस हो रही है। बिल्कुल। और पॉपुलेशन को देखते हुए, अगर जैसे जो स्वास्थ्य आंकड़ा है कि 5 से 6% लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं पूरी पॉपुलेशन में से, तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो काफी एक अच्छा नंबर है जो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस योजना के ऊपर रोशनी डालने के लिए, क्योंकि 2017 के अंदर ये योजना लेकर आई गई और कहां तक वो पहुंची है, और अलग अलग सरकारों के अंदर, यानी अगर उत्तराखंड का अगर हम उदाहरण के तौर पर ले रहे तो वो कहां तक पहुंची है, ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी बीच इसी मुद्दे पर हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला भी जुड़ गए, वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली मेडिकल काउंसिल से। सर, ये योजना बेहद ज्यादा, अगर हम बात करें, अच्छी है कि एक इंश्योरेंस दिया जा रहा है उस वर्ग को जिसके पास शायद इतनी रिसोर्सेज नहीं है, तो ये योजना सरकार लेकर आती है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो इसको लागू नहीं कर रही हैं। वेस्ट बंगाल का एग्जांपल ले लें, ओडिशा का अगर एग्जांपल ले लें, किस तरीके से बेहद जरूरी है इसको लागू करना? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के तहत ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। परहैप्स हमारा देश तो आज भी
विकासशील देश है और आज भी जो लो इकोनॉमिक और सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स के लोग बहुत ज्यादा हैं। वी में से आउट ऑफ 140 करोड़ से अगर हम 20-30 लाख करोड़ लोगों को मान लें कि वो मिडिल क्लास के हैं या अपर क्लास के हैं, तो वी आर स्टिल लेफ्ट विद मोर देन 100 करोड़ पीपल जिनको की सेवाओं की जरूरत है। तो ऑन पेपर आई वुड से पीएम जन आयुष्मान सेवा बहुत ही अच्छी सेवा है। अब बात आ जाती है प्रैक्टिकली हम कितना अचीव कर पा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, और कोई स्टेट कहता है कि मेरी इससे अच्छी स्कीम तो पहले ही चल रही है। देयर आर स्टेट्स हु आर नॉट ज्वाइनिंग द स्कीम, बट मैं कहता हूं जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके पल्ले भी कुछ पड़ना चाहिए। जहां तक मेरे पिछले वक्ता भी कह रहे थे कि बकायदा अच्छी सेवाएं दी जा रही हैं, तो 5 लाख में मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी केयर की जा सकती है। जो सो कॉल्ड ऑपरेशंस हैं, जो कि हार्ट सर्जरीज हैं, ट्रांसप्लांट ऑपरेशंस हैं, कुछ स्पेशल एफर्ट चल रहा है तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 5 लाख में इतना ज्यादा हो पाना मेरे हिसाब से काफी मुश्किल है। दूसरी बात आ जाती है द रेट बीइंग ऑफर्ड बाय दिस सर्विस टू द हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स। हमने नोट किया है कि द रेट जो इनको मिल रहा है वो बहुत अच्छा रेट नहीं है। सेम इज ट्रू फॉर सीजीएचएस जो पहले एग्जिस्ट करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस स्कीम की, जो पहले से पिछले 40, 50, 60 सालों से चल रही है। उसके तहत में इन्होंने देखा है कि जो मुआवजा मिलता है हॉस्पिटल्स को अपने सर्विस देने का और डॉक्टर्स को सर्विस देने का, द रेट्स ऑफर्ड आर वेरी लो। तो उसमें मैं क्या तो ऐसा जहां तक मेरे पास जानकारी है सर 75 यानी कि 75% तक दिया जा रहा है इसके अंदर क्लेम। That's what I'm saying. एक सर्जन कहेगा कि मेरी फीस फॉर एग्जांपल 10,000 है, वो मुझे आयुष्मान भारत सिर्फ 3,000 या 4,000 देती है, वो करेगा तो सही। कहते हैं ना कि जब पड़ती है तो काम के लिए ढूंढना ही पड़ता है, काम ढूंढना ही पड़ता है। तो आई बिलीव फॉर बेटर सर्विसेज the rate which are being offered to hospitals for these services and the rate being offered by this service to the doctors वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाए तो मैं समझता हूँ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फर्दर इम्प्रूव होगी। और इसमें कोई शक नहीं है, इस स्कीम का हम स्वागत करते हैं, इसको फर्दर एक्सटेंड करना चाहिए और इसके दायरे में वो जो लोग इसका कार्ड बनवा सकते हैं उसका होगा। तो मैं समझता हूँ आपने जो वर्ड यूज किया था, एक गरीब आदमी की इंश्योरेंस, गरीब आदमी के हेल्थ इंश्योरेंस इज ए मस्ट। गरीब का भी उतना ही हक है अच्छे इलाज का जितना एक आम आदमी या दूसरे अमीर आदमी का है। तो इसको मेरे हिसाब से इसको फर्दर एक्सटेंड करना चाहिए और प्लस एज ऑलरेडी सेड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड क्वालिटी ऑफ टैरिफ बीइंग ऑफर्ड टू हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स। तो सर आपने कहा कि हमें इसके दायरे और बढ़ाने की जरूरत है, इसके ऊपर और ज्यादा रोशनी डालने की जरूरत है। अच्छी योजना है, अगर और विस्तार होगा तो बेहतर हो पाएगी। तो आप थोड़ी रोशनी डालिए कि किस तरीके से कौन सी ऐसी खामियां हैं जिस पे काम हो जाए सेंटर की तरफ से भी और स्टेट्स की तरफ से भी, कि ये योजना बहुत रेवोल्यूशनरी हो सकती है। देखिए, जैसा कि पहले कहा गया, इसके जो लाभार्थी हैं वो सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक सेंसस के हिसाब से आएंगे और कास्ट सेंसस के हिसाब से आएंगे। दैट मींस इट इज बीइंग ऑफर्ड टू प्रैक्टिकली बिलो द पॉवर्टी लिमिट लाइन वाले जो, और वो भी 2011 के हैं। तो एब्सोल्युटली मैं समझता हूँ ऐसे लाखों करोड़ लोग होंगे जो इसमें नहीं आते, उसकी जरूरत है। तो मेरे हिसाब से इसकी जो इसको जो इनको थोड़ा रिलैक्स करते हुए वो लोगों को इसके दायरे में लाना पड़ेगा। अगर देखो, इफ द एम इज टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, पहले कहा गया इवन जो हमारी जो बजट है वो सफिशिएंट नहीं है। अगर बजट सफिशिएंट नहीं है तो हाउ कैन यू थिंक इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग। तो सेकंड वेव डेल्टा की आई थी, जिस हमने देखी थी कोरोना की, आपने देखा था कैसे अस्पताल कोलैप्स किए थे। ऑक्सीजन नहीं थी, आईसीयू बेड्स नहीं थे, बेड्स नहीं थे, लोगों ने सड़कों पे जान दी है। सड़कों पे जहां से वहां जा रहे थे, पेशेंट सटक गया। एक नहीं, लाखों लोग। तो डाउन द लाइन वी नीड टू इम्प्रूव व्हिच इम्प्रूव्स। और गिवन ये 2017 के अंदर योजना आई और 2020 के अंदर कोरोना आया, तो आप सोच के देखिए कि आई थिंक इट इज नॉट, आई एम नॉट कास्टिंग aspersions of what is being done. I am only trying to say we need to do it better. Obviously, the betterment does not come in a day.
बट इट शुड कम, उसके लिए इच्छा होनी चाहिए। जो ब्यूरोक्रेसी है, उसका जो रेड टेपिज्म है, बंदे को कार्ड बनाने में इतनी तकलीफ होती है, उसकी सेव लेने में तकलीफ होती है, तो इन एरियाज में हम हमेशा जानते हैं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। हम तो चाहेंगे कि हिंदुस्तान का हर जन कहे कि मुझे मिल रही है सेवा और मैं खुश हूँ, मेरा स्वास्थ्य बेहतर है। बट जब हम की लाइनें देखते हैं, लोगों का जनरल कंडीशन देखते हैं, आम लोगों के जनरल स्वास्थ्य देखते हैं, तो इट आई वुड से a lot more is desired. तो अभी उत्तराखंड से जो हमारे साथ जुड़े थे तो वो ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर जो योजना है हम सुपर स्पेशलिस्ट सर्विसेज भी देते हैं। तो बात हम दिल्ली की करते हैं सर, क्या दिल्ली के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट सर्विसेज दी जा रही है इस योजना के तहत? देखिए, जहां तक मुझे मालूम है दिल्ली में अब जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर है। जो आम आदमी क्लिनिक्स हैं वो पहले से चल रहे हैं। आई एम नॉट अवेयर वेदर है दिल्ली हैज आल्सो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट आयुष्मान भारत को स्वीकार किया या नहीं किया, लेकिन इतना मुझे जरूर मालूम है कि दिल्ली इज ए लिटिल बेटर ऑफ इट बीइंग द कैपिटल ऑफ द इंडिया। बट आई वुड से टू एक्सपेक्ट कि किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हो सकता है हिमाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में उत्तरांचल में स्पेशल एफर्ट किए जा रहे हूं, बट इट हैज नॉट कम टू माय नॉलेज दैट किडनी ट्रांसप्लांट इज बीइंग एम्पली डन। बहुत ज्यादा किया गया है, ऐसा मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं किया गया है। तो आई थिंक यस, जो गरीब का गुर्दा भी चाहिए, गरीब को भी गुर्दा चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है। तो आई थिंक ऐसा एवेन्यू अगर है तो दूसरी स्टेट्स को इसको फॉलो करना चाहिए। इसी बीच एक डेटा ये भी कह रहा है कि इसके अंदर 54% जो हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइवेट है। तो यानी कि आप अभी जो बात कह रहे थे कि वहां पर जाके सर्जन बोलेगा जी मेरी तो फीस इतनी है, तो कितना ज्यादा जरूरी है कि हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर कर ले, जो हमारा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि वहां पर ही ये सारी सुविधा जो है उपलब्ध हो जाए। पलक से अगर आपने बड़ा अच्छा सवाल कहा कि नो डाउट अगर हमारा पब्लिक हॉस्पिटल्स वो जो नेटवर्क है वो अच्छा हो जाए, वो अच्छी सेवाएं प्रोवाइड कर सके, तो वो तो स्वयं हो जाएगा। ऐसा हो नहीं रहा है। इवन जो हमारे, जैसा कि हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू जानते हैं, इवन नाउ आल्सो वी बिलीव 60 to 70 to 80% ऑफ जितना इलाज होता है पूरे हिंदुस्तान में वो आज भी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेट वार्ड, जिसमें प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं। तो दैट मीन्स कि ये लॉट मोर इज डिजायर्ड कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो जाए, इतना सक्षम हो जाए कि प्राइवेट की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा अगर हो जाए वो तो स्वर्ग है। वो तो कहते हैं तो फिर तो हमारा भारत सचमुच ही महान बन जाएगा जो इतनी अच्छी सेवाएं दे पाएगा। तो लेकिन वो कहेंगे ना कि अगर इतना सब कुछ हम बोल दे कि सरकारी हो जाएगा तो फिर प्राइवेट वाले घाटे में चढ़ जाएंगे। और हम तो एक ऐसी इकोनॉमी है जो प्राइवेट के अंदर बिलीव कर रहे हैं, आजकल विश्वास रख रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज ऑलवेज पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप चलती है, इसको हम वेलकम करते हैं। आम लोग जाते ही प्राइवेट डॉक्टर के पास तब हैं जब उनको कुछ वहां मिलता नहीं, चाहे वहां रश जाता है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कहीं कमजोर है, या पेशेंट कहता है कि पेशेंट हैज ऑलवेज ए चॉइस ऑफ पेइंग फॉर हिज ट्रीटमेंट। एक अमीर आदमी कहता है कि मुझे तो आई वांट द बेस्ट इन द लैंड, आई वांट द बेस्ट ट्रीटमेंट, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास 4 पैसे हैं, तो वो प्राइवेट वार्ड में जाएगा। तो दैट मींस कि आज भी अगर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट डॉक्टर्स से जा रहे हैं तो दे आर बीइंग ऑफर्ड बेटर सर्विसेज लाजमी तौर पे। इसलिए न केवल पब्लिक हॉस्पिटल की स्थिति सुधारने की जरूरत है, उनकी इमेज सुधारने की जरूरत है, एफिशिएंसी सुधारने की जरूरत है। आज भी अगर इवन दिल्ली में भी एक अस्पताल में कोई सर्जरी होनी होती है तो तारीख मिल जाती है 2-3 महीने की। जो सर्जरी आज होनी चाहिए या कल होनी चाहिए वो 3 दिन बाद होगी, तो उसमें क्या कॉन्फिडेंस आएगा? तो वी नीड टू इम्प्रूव द सिचुएशन एंड जो लोगों की परसेप्शन है वो भी सुधारने की जरूरत है। लोगों का उसमें कॉन्फिडेंस बढ़े तो लाजमी तौर पे देश के हर नागरिक के लिए अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए, क्योंकि बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेक होल्डर्स जो है वो इस मुद्दे के ऊपर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं और आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नरेश जी। तो बात हम कर रहे हैं कि एक ऐसी योजना, पीएमजे योजना, जिसके अंदर इंश्योरेंस जो है वह दिया जाएगा, दवाइयों का भी इसके ऊपर जिक्र हुआ। तो इसी बीच हमारे साथ राजीव दहूजा जुड़ चुके हैं, फार्मासिस्ट हैं। तो जानते हैं ज़रा कि जब हम दवाइयों की बात करते हैं तो क्या फ्री में ये दवाइयाँ जो है उपलब्ध हो पा रही हैं लोगों को? राजीव दहूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल है कि कहा जा रहा है इस योजना के तहत जो है वो फ्री में दवाइयां भी जो है वो आमजन को दी जाएंगी। तो क्या लगता है कि ये लागू हो पा रहा है ऑन ग्राउंड? नहीं, ऐसा पलक जी,
सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की ये प्रशंसा करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों ने इसकी डिस्कशन छेड़ी है और ध्यानार्थ लाया है सरकार के। सही मायने में जितने लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए वो मुझे लग रहा है कि वो उतना लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो ऐसे व्यक्ति हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, माइक्रो इंटीरियर में रहते हैं, उन तक ये योजना पहुंची नहीं, उनके कार्ड्स वगैरह नहीं बने हुए। जी। दूसरी ये बात है जो आपने दवाइयों की कही है, तो दवाइयां भी लिमिटेड ही मिल रही हैं उन लोगों को। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी दवाइयां मिल जाती हैं। हमारे यहाँ जैसे नियर बाई पंजाब में जो फरीदकोट काफी कैटर करता है, तो वहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आयुष्मान योजना के तहत जिनका इलाज होता है, उनकी सब पेशेंट्स की दवाइयां एक ही दुकान से, एक ही फार्मेसी से लेना है, लेकिन उनके पास पूरी दवाइयां नहीं होती। जब उनसे बात करते हैं तो उनकी अपनी मजबूरियां हैं, गवर्नमेंट के कुछ ड्यूज गवर्नमेंट की तरफ पड़े हैं उनके, और उनकी सप्लाईज कम है उनके पास। तो ये दवाइयां फ्री में मिलती हैं या फिर कुछ फीसदी 30% तक इसके अंदर कटौती दी जाती है? जी राजीव जी। नहीं, वो तो मिलती हैं फ्री मिलती हैं। जो उनके पास अवेलेबल होती हैं वो पेशेंट को फ्री मिलती हैं और उनका बिल गवर्नमेंट को जाता है जी। लेकिन एक पर्चे पे डॉक्टर ने 7 दवाइयां लिखी हैं, तो योजना के तहत तो वो 7 मिलनी चाहिए ना पेशेंट को फ्री, तो मिलती हैं 5 और 2 उसको ओपन मार्केट से खरीदनी पड़ती है। अच्छा, मतलब तो जो दूसरा अगर दवाइयां दी गई हैं वो दवाइयों में से सिर्फ 2 आप दे देते हैं और बाकी कहते हैं कि जी 5 आप जाके खुद खरीद लीजिए। हाँ, या उल्टा 5 वो दे देते हैं और 2 मार्केट से खरीदनी पड़ती है। जी राजीव जी। दूसरा यह है कि अभी बात यही चल रही थी कि सिविल हॉस्पिटल जो हमारे हैं, गवर्नमेंट के अस्पताल, अगर उनकी ही हालत अच्छी हो, वो ही सबको कैटर करें, तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। जी। फिर बात आपने करी थी कि प्राइवेट का भी जरूरी है, तो पूरी पब्लिक में 2 तरह की कैटेगरीज हैं। जो हाई फाई हैं लोग जो पे कर सकते हैं वो प्राइवेट में जाएं, लेकिन जरूरतमंद लोगों को इलाज मुफ्त मिलना चाहिए। उनकी सर्जरीज जो हैं, एसेंशियल सर्जरीज भी, वो भी मुफ्त होनी चाहिए। और यहाँ एक दिक्कत और आ रही है कि जो प्लान्ड सर्जरी है, जब व्यक्ति जाता है, पेशेंट जाता है आयुष्मान योजना के तहत, तो वो डॉक्टर उनको टाइम दे देते हैं, लेकिन जब वो इमरजेंसी में जाता है तो क्योंकि वहां सिर्फ डॉक्टर के डिपेंडेंट है, डॉक्टर के ऊपर ही हम लोग डिपेंडेंट है। अगर डॉक्टर ने कह दिया या हॉस्पिटल ने कह दिया कि यहाँ पर अभी ये फैसिलिटी नहीं है, तो द पेशेंट हैज टू गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल। मतलब ये वो बात हो गई, योजना बना दी है लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत जो है करने की बेहद जरूरी है। जी राजीव जी। बिल्कुल, योजना बहुत अच्छी है, लेकिन योजना के तहत अगर 70 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए तो वो 40 करोड़ को मिल रहा है। और योजना को इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें कमियां हैं, वो ठीक करनी चाहिए। लेकिन इसी बीच सवाल ये भी हो जाता है कि दर्शकों का ये जानना भी बेहद जरूरी है, हेल्थ की बात केवल और केवल सेंटर की नहीं है, स्टेट की भी है सर। तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि सेंटर और स्टेट के अंदर इतना क्लैश होता है, वो योजना ढंग से काम ही नहीं हो पाता उस पर। बिल्कुल, लेकिन ये इसमें पब्लिक का कोई रोल नहीं है, इसमें तो गवर्नमेंट का होना चाहिए, दोनों गवर्नमेंट्स का मिलकर होना चाहिए उनका, उसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है। बिल्कुल। तो इसी बीच आपने एक बात जो है वे कही, वो बेहद ज्यादा जरूरी थी मुझे लगता है, कि इमरजेंसी के अंदर मान लीजिए कोई जाता है, उसको उसी वक्त सर्जरी की आवश्यकता है, तो उस वक्त क्या किया जाए जब वहां पर फैसिलिटी ही नहीं हो गई? उसमें कुछ ऐसी सर्जरीज हैं, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आयुष्मान योजना के तहत हैं ही नहीं, यानी उनको उनसे निकाला गया है, तो वो भी उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। अगर जो भी इलाज की जरूरत है पेशेंट को, तो उस वक्त उसको जाकर के पता चलता है कि ये आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और बेहद जरूरी था इस मुद्दे के ऊपर बात करने का।
तो बात बेहद महत्वपूर्ण थी। पीएमजे योजना जो है वो लेकर आई गई कि एक गरीब इंसान को इंश्योरेंस मिल जाए कुछ मामूली दाम के ऊपर, जहां 54% प्राइवेट हॉस्पिटल है और बाकी जो हॉस्पिटल है वो सरकारी हॉस्पिटल है इस योजना के तहत। तो जब वो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो क्या उस अस्पताल के अंदर उसको वो योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या ये लाभार्थी जो है उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कई सारे सवाल थे। उत्तराखंड से, साथ ही दिल्ली से हमने अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ बात करी और इस मुद्दे पर बेहद जरूरी था बात करना कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की आज क्या सच्चाई है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे इस नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ।